हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 6 फरवरी और आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो ख़त्म हो चुकी है और उसका आज हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के पेपर के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, और ये मैं आपको इसलिए भी बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का भाई जो है वो दे करके आया, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके पूछा गया था कि गंगा रिवर जो है ये ऋग्वेद में कितनी बार मेंशन करी गई है। तो गंगा रिवर ऋग्वेद के अंदर बच्चा आपकी एक बार मेंशन करी गई है। ठीक है, यमुना रिवर 3 बार मेंशन करी गई है और कृष्णा रिवर एक भी बार मेंशन नहीं करी गई। अब आने वाले पेपर में चांसेस है पूछ सकता है कि गंगा रिवर जो है ये ऋग्वेद में कौन से मंडल में मेंशन करी गई है। तो ऋग्वेद के अंदर जो आपका 10th बुक है यानी कि 10वां मंडल जो है उसमें ये मेंशन करी गई है 5वें अध्याय के अंदर। ओके, चलिए। और गंगा रिवर कौन से नाम से मेंशन करी गई है? तो नदी स्तुति सूक्ता, इस नाम से गंगा रिवर मेंशन करी गई है। ध्यान रखिएगा आपकी श्लोक के अंदर, वर्सेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था सर, वो एक्सप्लॉयटेशन का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो एक्सप्लॉयटेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हो EXPLOITATION, ये एक्सप्लॉयटेशन का करेक्ट स्पेलिंग होगा। इसी के अलावा एक करेक्ट स्पेलिंग और पूछा गया था, वो पूछा गया था अक्रॉस। अक्रॉस आपको डबल सी के साथ दिया था, जबकि ये गलत होता है। करेक्ट स्पेलिंग होती है एक सिंगल सी के साथ, ACROSS, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो इस टाइप के वर्ड्स आपके पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट आइएगा। सर आपसे पूछा गया था 44th अमेंडमेंट का ईयर। तो 44th अमेंडमेंट जो है सर, इसका ईयर क्या आ जाएगा? 1978 आ जाएगा। और इसी एक्ट के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा करके। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बनाया गया था। आप ऐसे समझ लो, एक लीगल राइट बनाया गया था। नेक्स्ट आइएगा, आपसे ये भी बहुत अच्छे लेवल से पूछा गया था क्लासिकल डांस के ऊपर क्वेश्चन। आपको बोला गया था कि कौन सा क्लासिकल डांस है जो कि सोलो परफॉर्म किया जाता है, यानी कि एक सिंगल पर्सन ही परफॉर्म करता है। तो सर सोलो परफॉर्म करे जाने वाला क्लासिकल डांस कौन सा आ जाएगा? मोहिनी अट्टम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसको डेडिकेट होता है? भगवान विष्णु को। ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड होता है। नेक्स्ट आइएगा सर, देवभूति जो है सर, ये लास्ट रूलर है सुंग डायनेस्टी के, जो आपसे आज पूछे गए थे कि सुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर क्या है। तो लास्ट रूलर आ जाएंगे देवभूति। और अगर बात करेगा फाउंडर की, तो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन आ जाएंगे? बताइए जरा, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी? तो पुष्वामित्रा सुंगा। यहाँ पर देखिए, पुष्वामित्रा सुंगा जो है ये फाउंडर होते हैं सुंग डायनेस्टी के। और लास्ट रूलर की बात करेगा तो देवभूति आपका लास्ट रूलर आ जाएगा। ठीक है, और सुंग डायनेस्टी किस डायनेस्टी को खत्म करने के बाद आई थी? तो ध्यान रखिएगा, कान्वा डायनेस्टी जो है उसको खत्म करने के बाद सुंग डायनेस्टी जो है सुंग डायनेस्टी के बाद जो है कान्वा डायनेस्टी ने रूल किया। सुंग डायनेस्टी को खत्म किसने किया था? सर कान्वा डायनेस्टी ने, याद रखिएगा। ओके, चलिए आइए। सर आपसे पूछा गया था कि जो मैजिकल मंत्रास होते हैं, जो जादू टोने के मंत्र वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें कौन से वेद में लिखी हुई हैं? तो अथर्ववेद आपका आंसर आ जाएगा। अथर्ववेद के अंदर मैजिकल मंत्रास लिखे हुए हैं, मैजिक स्पेल्स लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपसे पूछा गया था कि कलिंग डांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि कलिंग डांस जो है ये कौन सी स्टेट में करा जाता है। तो बच्चे, कलिंग डांस जो होता है ये कलिंग महोत्सव के टाइम पर उड़ीसा में सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब उड़ीसा की अगर बात करता हूँ तो एक और फेस्टिवल याद रखो जो पूछ सकता है, वो आता है बलि यात्रा। बलि यात्रा, ठीक है, ये एनिमल सेक्रीफाइस फेस्टिवल होता है उड़ीसा के अंदर, जहाँ पर बलि दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बलि यात्रा इसको बोला जाता है। फिर आपसे पूछा गया था बच्चे कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन हैं। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो रेवंत रेड्डी जो है ये आपके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आएंगे। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आइएगा। सर ये भी बहुत अच्छे लेवल से पूछा गया था क्वेश्चन। असल में क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कि कंफ्यूज हो जाए बच्चा। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन सा 5 ईयर प्लान है, कौन सा 5 ईयर प्लान है जो कि अपने टाइम से पहले ही ख़त्म कर दिया गया, टाइम से पहले ही रोक दिया गया।
तो 5th 5 ईयर प्लान जो है ये सर असल में 4 साल हुए थे, इसको उसी वक्त इसको रोक दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 1778 से 1783 तक चलना था, लेकिन ये कैंसिल हो गया। कब सर? 2 साल पहले, क्योंकि वहाँ पर क्या आया, रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। इसीलिए ये याद रखिएगा सर, 5th 5 ईयर प्लान जो है ये अपने टाइम से पहले ही ख़त्म कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। ओके, और ये चीज़ पूछी गई थी। और 5th 5 ईयर प्लान में और क्या खास बात थी सर? यहाँ पर मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है, जो कि जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लॉन्च करा गया सत्याग्रह कौन सा था? तो सर बी आर अम्बेडकर जी ने सत्याग्रह जो शुरू किया था उसका नाम था मांध सत्याग्रह, महद सत्याग्रह। ये आपने बहुत कम बच्चों ने नाम सुना होगा महद सत्याग्रह का, ये लेकिन पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता आपके आने वाले पेपर्स के लिए भी। ठीक है, तो महद सत्याग्रह जो है ये बी आर अम्बेडकर जी द्वारा शुरू किया गया। कब सर? 20 मार्च 1927 को, 20 मार्च 1947 को शुरू किया गया था माध सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है, आपसे ये पूछ लेगा अगर आज के पेपर में कि माध सत्याग्रह जो है ये किसके लिए होता है, ये क्यों करा गया था? सर ये अनटचेबल पीपल्स जो होते हैं उनको, मतलब देखो अनटचेबल पीपल के साथ ये होता था उस टाइम पे कि जहाँ से वो पानी पीते हैं वहाँ से और कोई पानी नहीं पी सकता, मतलब उनको एक अलग सा कुआं दिया हुआ था कि वो वहीं से पानी पिएंगे, और अगर उसके अलावा उन्होंने किसी भी और नदी से पानी पिया या नहाए तो वो सारी नदी दूषित मानी जाती थी। इसीलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ शुरू करी गई थी, माध सत्याग्रह। ओके, नेक्स्ट आइएगा सर, आपसे ना आर्टिकल 41, 42, 43 और 44 ये सारे आर्टिकल के बारे में पूछा गया था, बट एग्जैक्टली नहीं बता सकता कौन सा था, क्या क्वेश्चन था, क्योंकि भूल गया, बट मैं बता देता हूँ यहाँ पर सारे आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है सर? आर्टिकल नंबर 41 क्या करता है? इट डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। देखिए दोस्तों, ये स्टेट को वो अधिकार देता है कि वो किसी तरीके से काम की योजनाएं बनाए, मतलब कि लोग काम कर सके, लोग पढ़ सके, लोग पब्लिक सर्विस में जा सके। ठीक है, और ये उन सब लोगों के लिए भी पॉसिबल हो सके कि भाई जो बुढ़ापे में है, जो ओल्ड एज में है, जो काम नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा करे कि वो भी अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। तो ये स्टेट के जो अधिकार होते हैं ये चीज़ देता है आर्टिकल नंबर 41। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 42। सर ये क्या करता है? आर्टिकल नंबर 42 बोलता है कि भाई आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर ह्यूमन कंडीशंस कैसी है, मतलब कि आपको किसी भी तरीके से इन ह्यूमन कंडीशंस को फेस ना करना पड़े। जैसे कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर पानी की सुविधा प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर आपको प्रॉपरली खाने को नहीं मिलता, या जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसा ना हो कि आप इन ह्यूमन कंडीशंस में काम करवाएं। एटलीस्ट जहाँ पर आपको काम करवाना है वहाँ पर आपको बिल्कुल फेयर एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन वहाँ पर आराम से काम कर सके। ठीक है, जैसे लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, या प्रॉपर पानी वगैरह की सुविधाएं होनी चाहिए, या आसपास कोई कैंटीन या मार्केट प्लेस होना चाहिए जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो जा सके। ओके, तो ये सब चीज़ें बोलता है आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 43 की बात करें तो ये बोलता है लिविंग वेजेस के बारे में। अगर आपकी एग्जाम में टर्म आती है लिविंग वेज तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 43 आपका आंसर आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल नंबर 44। बच्चा वो 44 आर्टिकल सबको पता है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और सबसे पहला स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया है तो वो आता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, आपसे पूछा गया था कि रेनबो रेवोल्यूशन जो है ये किससे एसोसिएटेड है। सर रेनबो रेवोल्यूशन जो है ये सर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, और ये सर एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है। अब सर ये क्या है रेनबो रेवोल्यूशन? देखिए दोस्तों, आपको पता होगा वाइट रेवोल्यूशन चला जो मिल्क के लिए था, फिर गोल्डन रेवोल्यूशन चला, उसके बाद आपको पता होगा कि भाई रेड रेवोल्यूशन चला जो कि मीट वगैरह के लिए था, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग रेवोल्यूशंस चलाए गए थे इंडिया के द्वारा, लेकिन इन सभी को एक साथ बढ़ावा देने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेनबो रेवोल्यूशन चलाया जिसमें ये सारे रेवोल्यूशंस को ग्रो करने की बात करी गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेनबो रेवोल्यूशन चलाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और कब शुरू किया गया, तो ईयर 2000 के अंदर ये स्टार्ट करा गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आपसे पूछा गया था कि सर 2024 के रिपब्लिक डे में, यानी कि पिछले साल के रिपब्लिक डे में इंडियन आर्मी ने किस आर्मी के साथ परफॉर्म किया था रिपब्लिक डे परेड के अंदर। तो देखिए हर बार ये चीज़ होती है कि जो गेस्ट होता है ना,
जैसे मान लो जो गेस्ट कंट्री होती है उसी कंट्री के जो प्रेसिडेंट जो मतलब आर्मी वगैरह होती है वो वहाँ पर परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इस बार के गेस्ट आपके थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। तो अगर इस बार का पूछेगा 2025 का तो इंडोनेशिया आर्मी के साथ परफॉर्म किया, लेकिन 2024 की बात करेगा तो ये फ्रांस आएगा आपका आंसर, कि फ्रांस की आर्मी के साथ इन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है, पिछली बार अगर 2024 का पूछेगा फ्रांस और 2025 का पूछेगा तो इंडोनेशिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि म्यांमार की लैंग्वेज क्या है ऑफिशियली, तो म्यांमार की ऑफिशियल लैंग्वेज है बुरमुसेन। ठीक है, इसके अलावा चाइना की भी याद रखिएगा, चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है मांड। ठीक है, चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है मांड, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बच्चे यहाँ पर जितने क्वेश्चंस मुझे पता लगे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। इसके अलावा जो भी पता लगेगा मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना और PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।